हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रस्तावना में आए हुए अगले शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभुता की चर्चा करेंगे कि संप्रभुता है क्या, इसका जन्म कैसे हुआ, इसे हम परिभाषित किस रूप में करते हैं या किस प्रकार करते हैं, कौन कौन से इसमें लक्षण पाए जाते हैं तथा वर्तमान में संप्रभुता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और कुछ फैक्ट पॉइंट जो एग्जाम के लिए जरूरी है या इंपॉर्टेंट है उसे भी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि संप्रभुता है क्या, इसका जन्म कैसे हुआ। सामान्य रूप से हम संप्रभुता को ऐसे परिभाषित करते हैं या सब लोग ऐसे ही परिभाषित करते हैं कि ऐसी संस्था या ऐसा निकाय जो आंतरिक और अंदर से भी और बाह्य रूप से पूरी तरह आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। यह संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। संप्रभुता राज्य की आत्मा है जो अन्य संस्थाओं को, अन्य समुदायों को राज्य से क्या करता है, अलग करता है। ऐसा माना जाता है कि संप्रभुता का जन्म क्या रोमन साम्राज्य में हुआ था, लेकिन आधुनिक समय में संप्रभुता शब्द देने का प्रयास या दिया पहली बार 16वीं शताब्दी में बोंदा ने। इस सिद्धांत को बोंदा ने आगे बढ़ाया, फिर आगे चल के 17वीं शताब्दी में हार्थ ने, 18वीं शताब्दी में रूसो ने और 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन ने इसे आगे बढ़ाने का क्या किया, प्रयास किया। तो आइए देखते हैं कि संप्रभुता का जन्म कैसे हुआ। पहले जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी। क्या जनसंख्या बहुत कम हुआ करता था और संसाधन अधिक हुआ करते थे, कोई समस्या नहीं आती। जब जनसंख्या कम थी और संसाधन अधिक थे तो कोई समस्या, जिस हर व्यक्ति जहां मन करता था रहता था, जहां मन करता था रहता था, जो मन करता था खाता था, जहां मन करता था जाता था, कोई समस्या। हर व्यक्ति ने अपने आप में, हर व्यक्ति अपने आप में क्या था, संप्रभुता, अर्थात हर व्यक्ति में संप्रभुता निवास करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे जनसंख्या अधिक होने लगी, जनसंख्या अधिक होने लगी, संसाधन क्या हो गए, कम हो गए। क्यों जनसंख्या अधिक? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेला रह नहीं सकता। जब अकेला रह नहीं सकता तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो जब जनसंख्या अधिक हो गए और संसाधन कम होने लगे तो समस्या आने लगी। जब समस्या आने लगी तो एक व्यक्ति ने या कुछ व्यक्तियों ने कहा, एक जमीन के टुकड़े को घेरा, एक जमीन के टुकड़े को घेर कर कहा कि ये मेरी भूमि है, मेरा स्थान है। तो दूसरे ने कहा ये मेरा है, ये मेरा है। इस तरह क्या संपत्ति का जन्म हुआ, इस तरह क्या संपत्ति का जन्म हुआ और तेरे मेरे की भावना आ गई, तेरे मेरे की क्या भावना आ गई, संपत्ति का जन्म हुआ और संपत्ति के जन्म से वर्ग का जन्म हुआ, वर्ग का जन्म हुआ। अब लोग नदियों के किनारे गुट में या वर्ग में या कबीले में रहने लगे। कबीले में, नदियों के किनारे क्या, कबीले में रहने लगे। गुट बनाकर क्यों नदियों के किनारे रहेंगे, जहां पानी रहता है वहीं लोग निवास करते हैं। अब कबीले में रहने लगे और हर कबीले का एक सरदार हुआ करता था। क्या सरदार हुआ करता था, हर कबीले का सरदार हुआ करता था। अब संप्रभुता कहां निवास होने लगी, इस सरदार में निवास, इस कबीले की पूरी संप्रभुता इस सरदार में निवास, इस कबीले की पूरी संप्रभुता इस सरदार में निवास, सरदार में निवास करने लगे। यह कबीले आपस में लड़ा करते थे, कभी गाय की चोरी के लिए और कभी अच्छी चोरी के लिए। कबीले आपस में क्या लड़ा करते थे। इस लड़ाई में या झगड़े में काफी जन धन की हानि होती थी। तो कुछ लोगों, कुछ अच्छे व्यक्ति थे, कुछ लोगों ने सोचा क्यों ना हम हमारे लड़ाई का जो कारण है या झगड़े का जो कारण है, इन सबको सुलझाने के लिए थर्ड पर्सन, एक ऐसे मध्यस्थम या थर्ड पर्सन की नियुक्ति करें जो हम लोगों के झगड़ों का क्या करेगा, निपटारा करेगा। और जो वो कह देगा, वो थर्ड पर्सन जो वो कह देगा उसे कबीले वाले मानेंगे। तो यह थर्ड पर्सन उन समस्याओं का समाधान के लिए सुझाव देने लगा और उस सुझाव को कबीले वाले क्या मानने लगे। यही धीरे धीरे, यही थर्ड पर्सन धीरे धीरे क्या अब आदेश देने लगा। पहले सुझाव देता था, अब आदेश देने लगा। और कुछ दिन के बाद, कई सालों बाद या सदियों लगेंगे, कई सालों बाद यही व्यक्ति, यही थर्ड पर्सन क्या बन गया, राजा बन गया। अब यह आदेश देने लगा और सभी पर ये राज करने क्या करने लगा, राज करने लगा। और संप्रभुता पहले हर व्यक्ति में था, फिर जो जिसकी जहां संपत्ति होती थी उस व्यक्ति में था, यहाँ कबीले के सरदार के पास आ गई, यहाँ अब धीरे धीरे क्या राजा के पास आ गई।
संप्रभुता कहाँ आ गई? राजा के पास आ गई। धीरे धीरे कई साल लगेंगे, कई सदियों लगेंगे, राजा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा का लड़का, राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, और संप्रभुता भी क्या? वंशानुगत हो गई। संप्रभुता भी क्या? वंशानुगत हो गई। कहा जाता है धीरे धीरे राजा और शक्तिशाली हो गया। वही कानून बनाता था, वही नियम बनाता था, वही उसे लागू करता था और वही उल्लंघन पर दंड देता था। कहा जाता है शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति पूरी तरह भ्रष्ट बना देती है। जब राजा भ्रष्टाचारी हो गया, अत्याचारी हो गया, तो उसके आदेश को लोग मानने से क्या कर दिए? इनकार कर दिए। उसके आदेश को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। हर राजा का, जब लोग इस राजा के आदेश को मानने से इनकार करने लगे या नहीं मानते थे, तो राजा ने अपने गुरु से, हर राजा का एक गुरु होता है, और राजा ने अपने गुरु से कहा कि जनता अब हमारे, प्रजा अब हमारे आदेश का पालन नहीं कर रही है। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, अपने आदेश को क्या ईश्वर के आदेश से जोड़ दीजिए, भगवान के आदेश से जोड़ दीजिए, और वह आदेश अब ईश्वरीय आदेश हो जाएगा और आपके आदेश को लोग मानने लगेंगे। राजा ने ऐसा ही किया और अपने आदेश को, अपने नियम को ईश्वर के आदेश से जोड़ दिया। कहा कि ये मेरा आदेश नहीं है, ईश्वर का आदेश है, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और उनके आदेश को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसका उल्लंघन आप करेंगे तो ईश्वर का उल्लंघन माना जाएगा। धर्म के आगे सभी लोग झुक जाते हैं और फिर राजा के आदेश को लोग ईश्वर का आदेश मानते हुए क्या उसका पालन करने लगे। कुछ दिन के बाद गुरु जी को लगा या गुरुजनों को लगा कि सारा ज्ञान हम दे रहे हैं और राज कौन कर रहा है? ईश्वर का राज कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। तो उन्होंने चेंज किया, कहा कि नहीं, अब धर्म का कानून, अब राजा का कानून नहीं, अब धर्म का कानून माना जाएगा। किसका? धर्म का कानून। धर्म का कानून होगा, राजा का कानून नहीं होगा। धर्म का कानून, मनुस्मृति जैसे आप जानते हैं, धर्म का कानून लागू होगा और धर्म के आगे अब राजा क्या हो गया? गुलाम हो गया। राजनीति धर्म के आगे गुलाम हो गई। अर्थात कहें तो संप्रभुता धर्म में समाहित हो गया, अर्थात पादरी में, पोप में समाहित या धर्मावलंबियों में समाहित हो गया। अर्थात धर्म के आगे राजनीति गुलाम हो गई, धर्म ऊपर हो गया और राजा नीचे हो गया। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। पादरी और ये धर्मावलंबी भी क्या केवल अपना हित देखने लगे, केवल लाभ लेने लगे, अर्थात चढ़ावा लेने लगे। अब धर्म के आदेश के अनुसार लोग क्या, इनसे कहा जाता था कि आप जितना पाप किए हैं वो अपनी लिस्ट बना के दीजिए और जितना अधिक पाप किए हैं उतना अधिक चढ़ावा पहुंचाइए, और उस आपके पाप के लिस्ट को हम ईश्वर तक पहुंचाते हैं और ईश्वर आपके पाप को क्या कर देगा? माफ कर देगा। तो इसी तरह चलता रहा और विज्ञान का युग आया। वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोगों का जन्म हुआ। मार्टिन लूथर और मैकियावेली जैसे लोग जन्म लिए। एक दिन ऐसे ही मार्टिन लूथर की सोचा कि हम लोगों के पापों का जो लिस्ट है वो भगवान तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो उसने देखा कि जो पापों का लिस्ट है और जो चढ़ावा है एक डिब्बे में जमा हो रहा है और रोजाना शाम को खाली किया जा रहा है। पाप का जो लिस्ट है वो अलग कर दिया जा रहा है, जो चढ़ावा है अलग कर दिया जा रहा है। पाप के लिस्ट को जला दिया जाता है और जो चढ़ावा है वो क्या कर लिया जाता है? रख लिया जाता है। तो इसने सोचा ये तो लोग फिरकी दे रहे हैं, हमारे पापों के लिस्ट को भगवान तक नहीं पहुंचा रहे हैं, हमारी बातों को भगवान तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और इन लोगों ने क्या कर दिया? अब विद्रोह कर दिया। इसी बीच मैकियावेली ने एक ऐसा सिद्धांत लाया, कहा कि नहीं, ये क्या, धर्म और राजा, धर्म के आगे राजा गुलाम नहीं हो सकता। इसने एक सिद्धांत दिया, कहा कि धर्म के मामले में पादरी संप्रभु होंगे और राजनीति के मामले में राजा संप्रभु होगा। कौन? राजनीति के मामले में कौन? राजा संप्रभु होगा। धर्म के मामले में पादरी पोप संप्रभु होंगे और राजनीति के मामले में राजा संप्रभु हुआ। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। ये 16वीं शताब्दी की बात है और इसी शताब्दी में बोधा का जन्म हुआ। बोधा ने इस सिद्धांत को पलट दिया और कहा कि एक ही क्षेत्र में दो जगह संप्रभुता हो ही नहीं सकती। क्योंकि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है।
संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो दुनिया के किसी कानून द्वारा गौर नहीं होता, नियंत्रित नहीं होता। अर्थात उसने क्या कर दिया, राजा को ऊपर कर दिया और धर्म को नीचे कर दिया। राजा को ऊपर कर दिया और धर्म को नीचे कर दिया। अर्थात पहले जैसी स्थिति आ गई, संप्रभुता कहाँ गई, संपूर्ण संप्रभुता कहाँ गई, राजा में निवास हो गई। अर्थात संप्रभुता दो जगह नहीं हो सकता। इसी तरह चलता रहा। अब धर्म के मानने वाले पोप, पादरी या इनकी दुकान बंद होने लगी और बोधा को खोजने लगे कि ये कैसा सिद्धांत दे दिया। बोधा को खोजने लगे कि ये मार दिया जाए, काट दिया जाए, और उसने सिद्धांत को परिवर्तित कर दिया। बोधा बेचारा जान बचा के 2 साल तक छुपा रहा, जान बचाने के लिए 2 साल तक छुपा रहा, और जान बचाने के लिए उसने इस सिद्धांत में थोड़ा सा 2 साल बाद परिवर्तन किया। कैसे? कहा कि राजा में ही संप्रभुता निवास करती है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वो सर्वोच्च शक्ति है जो दुनिया के किसी कानून द्वारा गौण नहीं होता, नियंत्रित नहीं होता, लेकिन यह 4 अपवादों के अधीन रहेगा। 4 अपवादों के क्या रहेगा? अधीन रहेगा। पहला ही अपवाद उसने दिया, दैवी कानून। दैवी कानून के अधीन होगा। संप्रभुता किसके कानून? दैवी कानून के अधीन होगा। दूसरा अंतरराष्ट्रीय कानून के अधीन होगा, और तीसरा संवैधानिक कानून के अधीन होगा। चौथा संपत्ति विषयक कानून के अधीन होगा। देखिए संप्रभुता, यहाँ बोधा ने कहा कि नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जो दुनिया के किसी कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होगा, लेकिन 2 साल बाद उसने अपनी जान को बचाने के लिए क्या इस संप्रभुता के कॉन्सेप्ट में अपवाद जोड़ दिया कि 4 अपवादों के अधीन होगा। दैवी कानून के पहला ही रख दिया, दैवी कानून के अधीन होगा, अंतरराष्ट्रीय कानून के अधीन होगा, संवैधानिक कानून के अधीन होगा, संपत्ति विषयक कानून के अधीन होगा। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। 17वीं शताब्दी में हाब्स आए और उसने कहा, देखा कि ये क्या, संप्रभुता किसी के अधीन नहीं होता, संप्रभुता आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह क्या है, स्वतंत्र है, इसका अपवाद हो ही नहीं सकता। हाब्स ने इस अपवाद को हटा दिया और यही सिद्धांत आज भी क्या चल रहा है, संप्रभुता आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है जो किसी कानून द्वारा गौण नहीं होती। और 19वीं शताब्दी में इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया ऑस्टिन ने कहा कि उच्चतर द्वारा या वरिष्ठ द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही क्या है, संप्रभुता है। इस तरह संप्रभुता का जन्म हुआ और इस मध्यकाल में संप्रभुता विवादित रही, या कहें तो मध्यकाल में संप्रभुता का अंधकार युग हो गया। इसमें कुछ कंफ्यूजन रहा, लेकिन शुरुआत में हर व्यक्ति में संप्रभुता, कबीले के सरदार के पास संप्रभुता, फिर राजा के पास संप्रभुता, फिर कुछ विवाद रहा, 2 जगह संप्रभुता हो गई, फिर अंत में राजा के पास संप्रभुता आ गई। इस तरह संप्रभुता का जन्म हुआ। आइए अब देखते हैं कि संप्रभुता का अर्थ क्या है, उसे हम परिभाषित किस प्रकार करेंगे। तो संप्रभुता को अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं या सॉवरेनिटी बोलते हैं, जो लैटिन शब्द सुपर तथा एनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परम। अगर संप्रभुता के अर्थ की बात करें तो संप्रभुता ऐसी संस्था, ऐसा निकाय जो आंतरिक और बाह्य रूप से, कैसे आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। जो आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो उसे हम संप्रभुता कहते हैं। फिगर के माध्यम से देखिए, जो आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र हो, आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र हो और बाह्य रूप से भी स्वतंत्र हो, उसे हम क्या कहेंगे, संप्रभुता। ये आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र है और बाह्य रूप से भी स्वतंत्र है, उसे हम क्या कहेंगे, संप्रभुता कहेंगे। दूसरा अर्थ निकालते हैं, तो ऐसी संस्था, ऐसा निकाय जो आंतरिक रूप से क्या हो, सर्वोच्च हो और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। इसी को थोड़ा सा दूसरे रूप में, आंतरिक रूप से क्या हो, सर्वोच्च हो, इससे बड़ा कोई नहीं है, और बाह्य रूप से क्या है, बाह्य रूप से स्वतंत्र है, उसे भी हम क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। तीसरा अर्थ, ऐसी संस्था, ऐसा निकाय जो जिसमें सर्वोच्च और अंतिम शक्ति निवास करती है। ऐसी संस्था, ये एक ऐसी संस्था, ऐसा निकाय जो आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो और क्या, जिसमें
अंतिम शक्ति निवास करती हो, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? संप्रभुता। तो इसका सामान्य अर्थ 3 है और तीनों अपने आप में सही है, लेकिन सबसे अच्छा अर्थ यही है जो आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। इस तरह भी परिभाषित करते हैं, जो आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो, उसे भी हम संप्रभुता कहते हैं। जिसमें सर्वोच्च और अंतिम शक्ति निवास करती हो, उसे भी हम संप्रभुता कहते हैं। इसकी परिभाषा देते हुए बोंदा ने कहा, पहले भी हम बात कर चुके हैं, इसकी परिभाषा देते हुए बोंदा ने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो दुनिया के किसी कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता। बोंदा ने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो दुनिया के किसी कानून द्वारा या दुनिया के किसी नियम द्वारा नियंत्रित नहीं होता। ये नागरिक और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च है और किसी अन्य कानून द्वारा ये नियंत्रित नहीं होता, ये बोंदा ने कहा। ऑस्टिन ने कहा कि उच्चतर द्वारा या वरिष्ठ द्वारा, ये वरिष्ठ है या उच्चतर है, उच्चतर द्वारा निम्न को या नीचे रहने वाले लोगों को दिया गया आदेश ही क्या? संप्रभुता है। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश अपने आप में क्या है? संप्रभुता है। बिलोबी ने कहा यह राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। राज्य की या राज्य है तो यह राज्य की क्या है? सर्वोच्च इच्छा है, इससे ऊपर कोई इच्छा नहीं होती। राज्य का ही आदेश है, राज्य का ही कानून है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। बोंदा ने कहा नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जो दुनिया के किसी कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता, जबकि ऑस्टिन ने कहा कि वरिष्ठ द्वारा या उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश संप्रभुता है, जबकि बिलोबी ने कहा कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा अपने आप में क्या है? संप्रभुता है। इन सब परिभाषा या इन सब अर्थों से हमें पता चलता है कि इसके कुछ लक्षण होते हैं। संप्रभुता में कुछ लक्षण है। कौन कौन से लक्षण है आइए देखते हैं। पहला लक्षण असीमित। संप्रभुता असीमित है, किसी के नियंत्रण में नहीं होता। संप्रभुता क्या है? असीमित है, किसी के नियंत्रण में नहीं होता। अभी आपने बोंदा का परिभाषा था उसमें देखा, सर्वव्यापकता, पूरी तरह व्यापक है। जो जितना उसका क्षेत्र है इस एक देश का है तो उस पूरे देश में वो सर्वव्यापी है। तीसरा है मौलिकता भी है, अन्य से वो उधार नहीं लिया है, मौलिकता भी है। अस्थायित्व भी है उसमें क्या? संप्रभुता में अस्थायित्व भी है। भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है, अस्थायित्व भी है। अदेयता, इसे दिया नहीं जा सकता, दूसरे को दिया नहीं जा सकता। अनन्यता, ये अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में क्या है? अनन्य है, पूर्ण है, परम है। यह अगला है अविभाज्यता, इसे विभाजित भी नहीं किया जा सकता, जैसा मैकियावेली ने विभाजित कर दिया था कि धर्म के मामले में कोई और राजनीति के मामले में राजा, तो विभाजित भी नहीं होता। तो ये कुछ इसके लक्षण है, ठीक है, इसे भी आपको जानना है। अब आते हैं अगला, इससे संबंधित है कि क्या संप्रभुता, वर्तमान में संप्रभुता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। क्या वर्तमान में संप्रभुता को प्रभावित किया जा रहा है या किया जा सकता है, या कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो संप्रभुता को प्रभावित करते हैं? तो प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। पहला संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रमंडल का जन्म। आप संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ, राष्ट्रमंडल का जन्म हुआ और हम उस संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य भी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाए गए नियमों या दिए गए आदेशों या दिए गए परामर्शों के अनुसार हम अपने नियम कानून बनाते हैं या उनके अनुसार हम गवर्न होते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जो नियम बनाता है, जो सुझाव देता है, उन सुझावों को संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने सदस्य हैं सबको मानना ही पड़ता है। तो संप्रभुता क्या प्रभावित हो रही है कि नहीं?
प्रभावित हो रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म और राष्ट्र संघ के जन्म के कारण संप्रभुता प्रभावित हो रही है। दूसरा, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक का बढ़ता प्रभाव, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक का बढ़ता प्रभाव, हमें क्या लेना हो, लोन लेना हो, क्या ऋण लेना हो, तो हम डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। और जब हम लोन लेते हैं तो उनके नियमों, उनके शर्तों का पालन करते हैं। तो ये भी एक वर्तमान दौर में ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण के दौर में डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक का बढ़ता प्रभाव संप्रभुता को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इनकी नीतियों के अनुसार हम अपने देश का कानून बनाते हैं या उनकी नीतियों का हम अनुसरण करते हैं। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक, वर्तमान समय में संप्रभुता का एक लक्षण ये होता है कि संप्रभुता जितना शक्तिशाली होगा, अन्य देश को जीतने का प्रयास करेगा और अपने में मिलाने का प्रयास करेगा। लेकिन वर्तमान समय में कोई भी देश इतना शक्तिशाली नहीं है कि अन्य देश को जीत सके या अन्य देश को जीतकर अपने क्षेत्र में मिला ले। कोई नहीं है, अमेरिका भी नहीं है। अब अफगानिस्तान पे हमला किया लेकिन वो अपने क्षेत्र में मिला नहीं सकता। वर्तमान दौर में किसी दूसरे देश को जीता नहीं जा सकता या अपने क्षेत्र में मिलाया नहीं जा सकता। लेकिन संप्रभुता का ये लक्षण है कि वो जितना शक्तिशाली होगा अपना विस्तार करेगा, तो संप्रभुता को प्रभावित करता। चौथा प्रभावित करने वाला कारक, वर्तमान में एक ध्रुवीय राष्ट्र होना। अमेरिका सबसे शक्तिशाली राज्य है, अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है या राज्य है जो उसके दिए गए आदेश या उसके सुझाव को विभिन्न देश या छोटे छोटे देश मानते रहते हैं। तो संप्रभुता प्रभावित तो हो रही है। ये एक ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में अपने प्रभाव को इधर उधर थोपते रहता है। जैसे अफगानिस्तान पर ईरान हो, उत्तर कोरिया पे बीच में दबाव पड़ा था। इस तरह संप्रभुता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक और वर्तमान में किसी अन्य देश को जीता नहीं जा सकता, और एक ध्रुवीय राष्ट्र अमेरिका, ये सब संप्रभुता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लेकिन इसका भी उपाय है। हम स्वेच्छा से संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं, स्वेच्छा से, अपने मन से, जहां हमारा हित, भारत भी इसका सदस्य है, लेकिन हम स्वेच्छा से शामिल हैं। जहां हमारा हित, हमारी संप्रभुता प्रभावित होगी, हम इससे अलग हो जाएंगे। जहां हमारा हित या हमारी संप्रभुता प्रभावित होगी, हम इससे अलग हो जाएंगे, इससे भी अलग हो जाएंगे, और ये इन सबों से हम प्रश्न ही नहीं उठता। तो वर्तमान में संप्रभुता के प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, लेकिन उन पे कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। वो चाहे तो स्वेच्छा से इन संस्थाओं से अलग हो सकते हैं। ये रहा क्या, संप्रभुता को प्रभावित करने वाले कारक। आइए अब कुछ देखते हैं, कुछ फैक्ट पॉइंट जो एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आते ही हैं। तो पहला फैक्ट यही है कि भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है। भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में संप्रभुता, पहला फैक्ट पॉइंट है, भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। भारत में संप्रभुता कहाँ, जनता में निवास करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पहला फैक्ट पॉइंट। दूसरा, ब्रिटेन में या इंग्लैंड में संप्रभुता कहाँ निवास करती है, संसद में निवास करती है। संसद में निवास करती है ब्रिटेन में। भारत में जनता में निवास करती है, तो ब्रिटेन में कहा, संसद में निवास करती है। ब्रिटेन की संसद संप्रभु है और सर्वाधिक शक्तिशाली संसद, दुनिया की सबसे शक्तिशाली संसद है, जो महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा सब कुछ वहां की संसद कर सकती है। और भारत में जनता के पास संप्रभु है, असीमित शक्ति प्राप्त है। तीसरा फैक्ट पॉइंट, संप्रभुता राज्य का, किसका, राज्य का आवश्यक तत्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता किसका है, संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला फर्स्ट पॉइंट है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संप्रभुता क्या है, संप्रभुता राज्य की आत्मा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य की आत्मा है, संप्रभुता राज्य की आत्मा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यही संप्रभुता राज्य को अन्य संस्थाओं या अन्य समुदायों से राज्य को क्या करता है, अलग करता है। तो आइए देखते हैं, कुछ फैक्ट पॉइंट है फिर
भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है, ब्रिटेन में संसद में निवास करती है। संप्रभुता राज्य का क्या है, आवश्यक तत्व है, अभी हम प्रमाणित करेंगे। दूसरा, संप्रभुता राज्य की आत्मा है, कैसे, ये भी हम प्रमाणित करेंगे। संप्रभुता राज्य को अन्य संस्थाओं, अन्य समुदायों से क्या करती है, राज्य को अलग करती है। सब लोग जानते हैं राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। एक पॉइंट और बना लीजिए, राज्य के कितने आवश्यक तत्व, राज्य के 4 आवश्यक तत्व, 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला कौन सा, जनसंख्या। दूसरा निश्चित भूभाग। तीसरा सरकार। चौथा संप्रभुता। ये राज्य के क्या है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो ये संप्रभुता, एक पॉइंट आपने नोट किया था कि संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है, तो ये राज्य का आवश्यक तत्व हुआ कि नहीं, हुआ है। दूसरा पॉइंट इसमें था कि संप्रभुता राज्य की क्या है, आत्मा है। कैसे आत्मा है, देखते हैं कि कैसे आत्मा है। यहां राज्य से मतलब देश से है। देखिए अमेरिका को देखते हैं कि ये राज्य है कि नहीं, अमेरिका राज्य है कि नहीं। अमेरिका के पास जनसंख्या है, जनसंख्या है। दूसरा निश्चित भूभाग है। तीसरा सरकार है, सरकार भी है। चौथा संप्रभुता है, उसके पास है, संप्रभुता है। तो अमेरिका क्या राज्य है। अब देखते हैं भारत के पास ये है कि नहीं। भारत के पास जनसंख्या है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या है। निश्चित भूभाग है। क्या सरकार है, सरकार भी है। कौन, मोदी सरकार नहीं, भारत सरकार। चौथा संप्रभुता है, तो भारत में संप्रभुता भी है, वो किसी के दबाव में नहीं है। तो भारत भी क्या है, भारत भी राज्य है। आगे देखते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश या राजस्थान, राजस्थान क्या ये राज्य है। तो उत्तर प्रदेश का देखते हैं पहले। तो उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या है, पहला हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा निश्चित भूभाग है, निश्चित भूभाग है। तीसरा सरकार है, योगी सरकार है या राज्य सरकार है। चौथा संप्रभुता नहीं है। इस तरह यह उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है, इस कंसेप्ट में, संप्रभुता के कंसेप्ट में राज्य नहीं है। इसी तरह राजस्थान भी राज्य नहीं है, क्योंकि संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता देश में है, संपूर्ण रूप से पूरे देश में है, ये राज्य में संप्रभुता नहीं है। ये रहा आपका संप्रभुता। एक पॉइंट और हो सकता है कि ऑस्टिन ने कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है। कई बार एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता रहता है, इसे भी जानना है आपको। तो आपने देखा कि संप्रभुता है क्या, संप्रभुता का जन्म कैसे हुआ, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसे हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं, संप्रभुता में कौन कौन से लक्षण हैं, संप्रभुता को वर्तमान में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कुछ फैक्ट पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थे और इंपॉर्टेंट थे, इन सभी को आपने समझ लिया होगा, मैं आशा करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। अगले लेक्चर में हम प्रस्तावना के अगले शब्द समाजवाद की चर्चा करेंगे कि समाजवाद है क्या, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में क्यों जोड़ा गया, क्यों प्रारंभ में ही नहीं रखा गया, इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।